नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लेकर आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। मींस हमें जो भी सब्सटेंस हैं उन्हें सेपरेट करने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हमें जो सब्सटेंसेस उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं। In nature, very few substances are found in pure state, and it is important to know how to separate useful substances from the other compounds. We separate mixture into their components for the following reasons. Means हम जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो उन्हें हम सेपरेट करते हैं जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे। ठीक है, तो बाकी कंपोनेंट से हम क्यों सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले to remove unwanted substance from mixture, example straining of tea leaves from the tea liquor। मीन सबसे पहले जो अनवांटेड सब्सटेंस है ना किसी भी मिक्सचर के अंदर उन्हें हटाने के लिए, मीन्स उन्हें उसमें से रिमूव करने के लिए। जैसे कि आप चाय बनाते हो, चाय उसे आप पहले छानते हो पीने से पहले। क्यों छानते हो? क्योंकि आपको जो टी का जो लिकर है उसे सेपरेट करना है टी लीव्स से, क्योंकि जो टी लीव्स है वो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का सिर्फ टी लिकर है। ठीक है, नेक्स्ट है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। एग्जांपल कर्ड इज churned फॉर सेपरेटिंग बटर एंड बटर मिल्क। मीन्स दो यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग अलग करने में। पहले हमने पढ़ा था यूजफुल को अनयूजफुल से सेपरेट करने के लिए, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो दो यूजफुल सब्सटेंस है उन्हें अलग अलग करने के लिए। जैसे दही मथते हैं, तो दही क्यों मथते हैं? जिससे जो बटर मिल्क मीन्स जो लस्सी और जो बटर मीन्स जो हमारे पास मक्खन है वो अलग अलग हो जाए। ये दोनों हमारे लिए यूजफुल है, तो इस वजह से भी हम जो सब्सटेंसेस उन्हें सेपरेट करते हैं। तो ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस मीन्स जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमें प्योर सब्सटेंसेस मिले। जैसे कि सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, जैसे कि हम जो नमक है उसे जो समुद्र का पानी है उसे अलग करते हैं। तो इसमें हमारे पास प्योर सब्सटेंस क्या है? इसमें हमारे पास प्योर सब्सटेंस है जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स बचेंगे बाद में। ठीक है, तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हैं, जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, इजी रिमूवर स्टोन्स फ्रॉम अनकुक्ड राइस। मीन्स जो इम्प्योरिटी या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर उन्हें अलग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जैसे चावल होते हैं, तो चावलों को हम पकाने से पहले उसमें से जो भी कंकड़ पत्थर है उन्हें निकालते हैं। या फिर जैसे कि गेहूं है, गेहूं को जब भी हम पीसते हैं तो उससे पहले उनके अंदर जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है मीन अनयूजफुल सब्सटेंसेस है, जैसे कि उनके अंदर कुछ पेबल्स के टुकड़े आ जाते हैं, फिर कोई छोटे छोटे जो और भी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं उनके अंदर, जो उसका चाफ होता है उसे भी हम अलग करते हैं। ठीक है, the process used to separate components of a mixture depend upon a particular property of a component. This difference in the properties of component can help us to separate the individual components from the mixture. मीन्स जिसे हम सेपरेट करते हैं कोई भी सब्सटेंस तो हम उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम कैसे चीजों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स इन द एग्जांपल गिवन अबव। मीन्स जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो इनके बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेनिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी लिकर। ठीक है, टी लीव्स फ्रॉम टी लिकर मीन्स जैसे हम चाय को छानते हैं तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। द मैटर मीन्स डिफरेंस क्या है? द मैटर ऑफ द कंपोनेंट्स और सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो मैटर है कंपोनेंट का और एक है सोल्युबिलिटी। तो रीजंस फॉर सेपरेशन, क्या रीजन है हमें सेपरेट करते हैं?
tea liquor is a beverage used for drinking, while tea leaves can be thrown away or used to make compost. मीन्स इसका रीजन क्या है कि जो टी लिकर है मीन्स जो चाय है उसे तो हम पियेंगे, और जो टी लीव्स है उन्हें हम पी थोड़ी ना सकते, ना ही उन्हें हम खाएंगे, या तो हम उसे फेंक देंगे या फिर उसका कंपोस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है चर्निंग ऑफ कर्ड मीन्स दही का मथना। फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, इसको किस बेसिस पर हम अलग करते हैं? जो फ्लोटिंग एबिलिटी होता है, जो आपने देखा होगा कि जब हम दही मथते हैं जो लस्सी होती है वो लस्सी नीचे रहती है और जो मक्खन होता है वो लस्सी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या है? बटर इज यूज्ड एज अ फूड आइटम, बटर मिल्क इज यूज्ड एज अ लो फैट ड्रिंक। जो बटर मिल्क मीन्स लस्सी होती है उसके अंदर फैट कम होता है और वो हमारा जो शरीर होता है उसे भी ठंडा रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर नहीं सॉरी सी वाटर। मीन्स जो सॉल्ट है, सी वाटर से हम सॉल्ट को कैसे निकालते हैं, क्यों निकाला जाता है, तो इसी हम पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है? स्टेट ऑफ द मैटर ऑफ द कंपोनेंट, स्टेट ऑफ मैटर इसमें भी आया था, स्टेट ऑफ मैटर इसमें भी आया है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको मतलब नहीं बताया। इसका मतलब है कि जैसे कि इसमें है टी टी लीव्स क्या है, ये सॉलिड स्टेट में, और टी लिकर किस में है? लिक्विड स्टेट में है। ऐसे ही जो साइज इसमें क्या है, जो सॉल्ट रह जाता है वो किस में रह जाएगा? सोल्ट हमारा रह जाएगा जो सॉलिड स्टेट है उसमें, और जो सी वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा, और या तो वो गैस के फॉर्म में बच जाएगा या फिर दोबारा से कंडेंस होकर वो किसके फॉर्म में बच जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में। अब इसका रीजन क्या है? प्योर सॉल्ट इज अ फूड इंग्रेडिएंट, मीन्स इससे हमें सॉल्ट ऑब्टेन होगा, वो एक फूड इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होगा। रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम अनकुक्ड राइस, मीन्स जो स्टोन्स है वो अनकुक्ड राइस में से हम रिमूव करते हैं। कैसे? साइज शेप एंड कलर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। मतलब साइज और शेप और कंपोनेंट और कलर होता है। जैसे जो राइस होते हैं उनका कलर व्हाइट होता है, पर जो स्टोन्स होते हैं वो हल्के हल्के ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन करके भी हो सकता है। अगर वो सैंड के कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लाइट ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक पेबल है तो वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ठीक है। साइज मीन्स जो चावल के दाने वो छोटे होंगे जो पेबल्स है उनकी कंपैरिजन में, और जो शेप है, जो राइस होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी, और जो पेबल होता है उसकी जो भी शेप हो कुछ भी ऐसी वैसी, मतलब हो सकती है, वो किस भी से उसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें रीजन क्या है? राइस इज अ यूजफुल आइटम एंड स्टोन इज अ इम्प्योरिटी। राइस एक फूड आइटम है और स्टोन क्या है? एक इम्प्योरिटी है उसके अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हमें ये तो देख लिया कि जो सब्सटेंसेस है उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ता है, पर हम सेपरेट उन्हें करेंगे कैसे? कैसे करेंगे उन्हें सेपरेट? तो ये अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। The properties like size, density, solubility, miscibility, and magnetic nature of particles are different constituent. These properties can be taken as a criteria to separate substances. Who will We will learn about few simple method of separating mixture of substances, some of which you might be using your day to day life. मीन्स ये जो हम अभी पढ़ेंगे ना इसमें से कुछ आप रिलेट भी कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से, ठीक है। अच्छा, अब हम किस बेसिस पर जैसे अलग करेंगे सब्सटेंसेस को? जैसे कि उसका साइज हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, उसका कलर हो गया, उसकी मिसिबिलिटी होगी, उसकी सोल्युबिलिटी होगी। अच्छा, सोल्युबिलिटी और मिसिबिलिटी में क्या फर्क है? जो सोल्युबिलिटी होती है ना वो तो देखी जाती है जो सॉलिड्स की होती है, और मिसिबिलिटी होती है लिक्विड्स की, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस है।
इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। पहले हम सॉलिड्स का सेपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का क्या मतलब होता है? मीन्स जब हम कोई चीज है उन्हें अपने हाथों से अलग करते हैं, ठीक है। पर जो ये मेथड है ये एक छोटे लेवल पर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप एक थाली चावल या फिर कुछ चावल है उनमें से आप स्टोन्स निकाल रहे हो, या फिर आपके पास बहुत सारे कलर की बीड्स है, आप उन्हें साइज या फिर कलर के हिसाब से अलग कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं, when there is a difference in appearance of the components of a mixture, hand picking can be employed to separate the components. This method is particularly useful when the unwanted materials are few and easily distinguishable from useful methods by their shape, size and color. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हैंड पिकिंग होता है जो सब्सटेंस है उन्हें सेपरेट करने के लिए। The method is particularly useful when the unwanted substances are few and easily distinguishable from the useful matter. मतलब ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है जब जो इम्प्योरिटीज है या फिर जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो थोड़े हों और इजीली डिस्टिंग्विशेबल मीन्स इजीली हम उन्हें पहचान सकें कि ये इनसे अलग हैं, ठीक है। और उनका साइज है, उनका शेप है और वो कलर है, वो जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उनसे थोड़ा अलग हो, ठीक है। यू मे हैव नोटिस्ड योर मदर picking small pieces of unwanted stones or husk from the grain before cooking. Hand picking is convenient method of separating substances as it does not require any other equipment. इसका क्या मतलब है कि मीन्स आपने देखा होगा कि जनरली आपकी जो मदर है वो जब खाना बनाती हैं तो उससे पहले अगर ग्रेन्स के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो उसे निकालती हैं, ठीक है। या फिर जब जो गेहूं होते हैं, हम गेहूं से आटा पीसने से पहले उसमें से हम जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसे निकालते हैं। या फिर जब आप कोई भी आप डीआईवाई बना रहे हो, फिर कोई भी क्राफ्ट बना रहे हो, अगर आप उसमें जो सब्सटेंसेस यूज करते हो उन्हें अलग करते हो, फिर आप बीट्स अलग करते हो, ठीक है। ये कब काम आता है? जब हमें जो सेपरेशन है वो एक छोटे लेवल पर करना हो, ठीक है। नेक्स्ट है सीविंग। The components of a mixture having different sizes are separated by a sieve. Sieve क्या होता है? मीन्स sieve मतलब होता है छलनी। ये देख रहे हो, ठीक है। A sieve consists of a mesh of plastic or metal wires fitted into a frame. At home, you may have seen a sieve being used to remove brain and bigger impure bran and bigger impurities from the floor. The floor particles, being fine and smaller size, pass through the sieve while the larger components remain in the sieve. इसका मतलब क्या है? सीव क्या होती है? सीव मीन्स छलनी। छलनी आप सभी ने देखी होगी कि एक फ्रेम होता है, गोल गोल फ्रेम है किसी भी शेप का, उसके अंदर या तो प्लास्टिक की या फिर मेटल की जो एक मैश मीन्स एक जो जाली होती है वो लगी होती है, फिट कर रखी होती है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जब घर पे आपकी मम्मी होती है वो रोटियां बनाने से पहले जब आटा छानती हैं तो क्या होता है, जब उसे छानती हैं तो जो उसका ब्रैन होता है मीन्स उसके बाद जो इम्प्योरिटीज होती है, जैसे जो जब हम पीसते हैं जो गेहूं है उसे, तो कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है उसके अंदर, जैसे कि जो गेहूं उसका हल्का सा छिलका रह जाता है, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अच्छी तरह से पिस नहीं पाए, ठीक है, उन्हें हम ब्रैन में कंसिडर करते हैं। और और भी जो भी बिगर इम्प्योरिटीज होती है वो छलनी के ऊपर रह जाती है, और जो आटा है वो जो आपकी जो थाली या फिर परात जिसमें भी आप छानते हो वो उसमें आ जाते हैं। पर जो ब्रैन होता है वो हमें छानना नहीं चाहिए। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटीज नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कि जो आटा होता है उसके अंदर छोटे छोटे ब्राउन कलर के कुछ
बग्स जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें पनपने लग जाते हैं, तो उस केस में हमें छानना चाहिए, वरना जो ब्रेन होता है उसके साथ ही हमें खाना बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें रफेज होता है वो अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, have you observed large slanting sieves being used in the flour mills to remove unwanted components like stone or stalk from wheat before grinding in the mill? You have also seen sieves being used as construction site rotary and sand sieving devices are used to sieve sand, pebbles and stones. Means आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ पर जो फ्लोर मिल्स होते हैं, जो बड़ी आटा चक्की होती है, वहां पर क्या होता है कि जो बड़ी छलनियां हैं उनसे जो वीट होता है उसे पहले छाना जाता है, जब उसे पीसने से पहले छाना जाता है, जिससे उसके अंदर जो स्टोन्स है, पेबल्स हैं, फिर जो भी उसके अंदर वो अलग हो जाए। और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब वहां पर जो सैंड होता है, फिर जो सीमेंट होती है, उसे सबसे पहले एक बड़ी सी सीव होती है, कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो उसे उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सैंड होता है उसे छानते हैं, जिससे जो पेबल्स हैं और बाकी जो भी इम्प्योरिटी हैं वो रह जाएं, ऊपर ही रह जाएं सीव के अंदर। ठीक है, और जिससे जब सीमेंट छानते हैं तो उसके बीच में कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आपने देखा होगा कि जब भी हम चावल को या फिर गेहूं को हार्वेस्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो उनके जो बंडल होते हैं, बंडल बनाकर और उन्हें एक ड्रम के ऊपर बहुत ही ज्यादा ज्यादा जोर जोर से मारा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं, जो ये बंडल है हमारा, इसमें से वो निकल कर और वो अलग गिर जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो इसके अंदर जो बंडल है जो भी क्रॉप का, वो वहीं पर रह जाता है। ठीक है, अब थ्रेशिंग के लिए वैसे तो पहले तो थ्रेशिंग मैनुअली होती थी, पर अब थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स यूज करते हैं। ठीक है, द मेथड यूज टू सेपरेट grains from the harvested stalks is called threshing. After harvesting paddy or wheat, the stalks are left to dry under the sun for few days in the field. Each stalk has more than 100 grains attached to it. The stalks are made into bundle and beaten into free the grains. Threshing can be done manually or by beating the stalks on a large hard piece of wood or stone. If quantities are large, cattle are made to walk on the stalks spread around a pole. Modern machines are called thresher, powered by motors are used nowadays which save time and labor. इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ड्रम के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर या स्टोन के ऊपर जो हार्वेस्टेड जो स्टॉक्स हैं उन्हें जोर जोर से मारा जाता है, जिससे उसके अंदर जो ये ग्रेन्स होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं अपने आप। ये कई बार तो मैनुअली मीन्स ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो कैटल या फिर जो बैल होते हैं उन्हें एक पोल के राउंड बांध दिया जाता है और नीचे जो होता है वो ग्रेन्स बिछा दिए जाते हैं, जो हार्वेस्ट स्टॉक्स होते हैं वो बिठा दिए जाते हैं और उनके ऊपर चलते हैं, तो उससे जो ग्रेन्स होते हैं वो एकदम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और अभी मॉडर्न टाइम में जो थ्रेशर्स होते हैं, थ्रेशर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग आपने देख रखा होगा कि जब जो गेहूं है वो उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, मीन्स थ्रेशिंग के बाद जो चाफ बचाता है उसके अंदर कुछ, या फिर हस्क, ब्रैन, सीड केसेस, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो सीड से लाइट होती हैं। ठीक है, तो जब तेज हवा चल रही होती है या फिर कई बार आर्टिफिशियली भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम एक जो छाछ होता है वो लेते हैं, उसके अंदर छाछ को क्या बोलते हैं, विनोर बोलते हैं, उसके अंदर जो गेहूं होता है वो डालते हैं और फिर उसे ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो तो ऐसे नीचे गिर जाते हैं। और जो इसका चाफ होता है, फिर ब्रेन हस्क जो भी है, ब्रेन हस्क
जो भी है वो साइड में गिर जाता है हवा के झोंके से। क्यों? क्योंकि वो ग्रेन्स है उससे लाइट है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. It is a usual practice being done in farmlands to separate seed grains from the chaff. After threshing is done, the grains are collected, but they still have a lot smaller pieces of husk, bran, and seed cases. Mostly these are much lighter than the grains. When there is a slight wind, mostly these, sorry, when there is slight wind, the collected grains are dropped from a height. The lighter material is carried by wind and forms a heap little further away from the seed grains, being heavier fall almost vertically below. Two neat heaps are formed, separation the grains from the undesirable components. The latter can be collected and used as fodder for the cattle. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो गेहूं होता है उसे क्या करते हैं, एक विनोवर में डालकर और ऊपर से नीचे गिराते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर हस्क और जो ब्रेन होता है, जो भी ग्रेन से जो लाइट जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो हवा के झोंके से एक साइड गिर जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग बच जाते हैं और जो हस्क होता है वो अलग बच जाता है। जो हस्क होता है उसे हम जो कैटल्स होते हैं उसके चारे के यूज उपयोग कर सकते हैं और जो ग्रेन्स हैं उसे हम खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक एक्टिविटी हमारे पास। इसमें क्या है कि ओल्ड न्यूज़पेपर के कुछ छोटे पीसेस लो, फिर उसके बाद उन्हें मिक्स करो ड्राई सैंड के साथ। टर्न द मिक्सचर well with your hands. Select a day when there is a breeze. Take some mixture on a cardboard piece outside your house in an open area. Stand on a raised platform. Tilt the cardboard slightly so that the mixture slides down slowly. You will see that the sand falls just below, forming a small heap close to the raised platform, while the small pieces of paper fly in the direction of the breeze separately at a distance. This method of separating components of a mixture is called winnowing. इसका मतलब क्या है कि मीन्स आपको कुछ छोटे पीसेस लेने हैं ओल्ड न्यूज़पेपर के और थोड़ा सा सैंड लेना है, उन दोनों को मिला देना है और जब आपको ये लगे कि हवा चल रही है तो अपने घर से बाहर, घर के अंदर मत करना ये, वरना मम्मी मारेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, कार्डबोर्ड का पीस लेना है, कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर वो रखना है और फिर एक जो रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर खड़ा हो जाना है और जब आप उसे नीचे डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो पेपर के पार्टिकल से हैवी हैं और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आप जहां पर भी आप गिराएंगे उसके जस्ट वर्टिकली नीचे बिलो गिर जाएंगे और जो न्यूज़पेपर के जो टुकड़े हैं वो थोड़ी सी दूर पर पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं एक विनोइंग का डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन एक प्रोसेस है जिसे क्या करते हैं हम, जो मैग्नेट होता है उसकी हेल्प से हम सेपरेशन करते हैं। अभी कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा सैंड है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ आयरन फीलिंग्स मीन्स जो आयरन होता है उसका जो चूरा होता है वो है, तो आपने उन्हें मिक्स कर दिया। तो ये तो है नहीं कि आप उसे थ्रेशिंग से अलग कर दोगे, विनोइंग से अलग कर दोगे, सीविंग से अलग कर दोगे, इनसे तो वो हो नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लोगे और मैग्नेट को जब आप उस जो सैंड है उसके ऊपर से जब आप उसे घुमाओगे तो क्या होगा कि तो उससे क्या होगा कि जो भी आयरन फीलिंग्स है ना उस सैंड के अंदर वो उस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे, जिससे आप उसे इजीली अलग कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर दे रखा है। फाइन, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर का पार्ट 2 मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।